स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4 जो बीपीएससी टीआरई थर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 5 देखा था राज्य व्यवस्था का, और ये उसका चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इसमें ऑप्शन आपके सामने है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। आप ये जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। इसमें संसद एवं देश के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी में है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा निपटाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 55 में है। ये सभी बातें हैं। और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति द्वितीय मतगणना चक्र के दौरान निर्वाचित होने वाले थे, यानी कि वो बीबी गिरी हैं। और जो निर्विरोध चुनाव जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो बीबी गिरी के विरुद्ध राष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के बाद पुनः राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो इसके संबंध में है, और ये इस ऑप्शन 20 का सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद कितने हैं, ये बताना है। भारतीय संविधान के जब रचना हुई थी, जब उसको लिखा गया, तो उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे उस समय, और 22 अनुभाग। 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुभाग थे, और उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ये संविधान के मूल लेख में था, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 395 अनुच्छेद, 22 अनुभाग थे, और 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अब ये बदल चुका है, और भारतीय संविधान में वर्तमान समय में लगभग जो अनुच्छेदों की संख्या है 448 है। 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, और इसे 25 भागों में बांटा गया है। यानी कि भागों की संख्या 25 हो गई है और अनुसूचियां 8 हो गई हैं। यानी कि पहले से अनुच्छेद, अनुसूचियों और अनुभागों की संख्या में वृद्धि हुई है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस प्रथम जो बैठक हुई थी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसमें। और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की बहस हुई थी। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चला है। इसके लिए आप हमारे बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 1 के लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने जो डाला था, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। बीपीएससी टीआरई 2 के परीक्षा के लिए जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी इस तरह के प्रश्न हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप उन सभी प्रश्नों को जा करके भी देख सकते हैं। उसमें इस तरह के प्रश्न और पॉलिटिकल साइंस के बहुत प्रैक्टिस सेट उसमें अपलोड किए गए थे। संविधान आपातकाल के दौरान जो जिन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता है, वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21 में जो दिए गए हैं। यानी कि प्राण और जो है दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है उसमें निलंबित उसको नहीं किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया है। इस तरीके से ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 16-17 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय की अवसर की क्षमता है, और अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ये सेम वही प्रश्न है। देखिए अभी हमने उसका जिक्र किया। अनुच्छेद 21 इसका सही आंसर है। यानी कि अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। और आपातकाल के दौरान ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका निलंबन नहीं होता है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रॉज, जो टीटो थे, गमाल अब्दुल नासिर और सुकर्णो। ये जो है कि ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संस्थापक में हैं, और इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी।
जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था उसके बाद शीत युद्ध की स्थिति बन गई थी पूरे विश्व में, और इस तरीके से जो पूरा विश्व था ये दो खेमों में बंट गया था, यानी कि दो महाशक्तियों के रूप में ये बंट गया था, जिसमें एक महाशक्ति अमेरिका था और दूसरी महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ रूस था। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की बात करता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 324 है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव में अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात हुई है। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और उसके लिए जो हमारा निर्वाचन आयोग है जो पूरे चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है और उसी के निगरानी में चुनाव हमारे यहाँ संपन्न होता है। तो भारत में जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी और 1950 को। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और उसके बाद से जो है कि हमारा ये लोकतांत्रिक जो ढांचा है वो सफल हो रहा है। और ये जो निर्वाचन आयोग है एक प्रकार की एक अस्थायी और संवैधानिक निकाय है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है। आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में, और हमारे संविधान में बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो अलग अलग देशों से भी लिए गए हैं। तो उसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है, और इसका सही जवाब है कि आयरिश के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में इसका जिक्र आया था। तो ये प्रश्न है और इसका ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। इसमें कुछ जो प्रावधान है, प्रमुख प्रावधान है, इसको यहाँ पे बता देना ज़रूरी है। देखिए, इसमें जर्मनी के संविधान से आपातकाल का लिया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये लिया गया है। आयरलैंड ये काफ़ी चर्चित है, और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थित सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय प्रणाली ये लिया गया है। और रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है वो रूस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है यानी कि दक्षिण अफ्रीका, अभी हमने बताया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया वहाँ से दी गई है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। इस तरीके से फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब था, ये हमारा पहला ऑप्शन था, यानी कि आयरिश के संविधान से लिया गया है। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, और इसका सही जवाब है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 से 167 है, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है, वो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। और संविधान के भाग 6 में जो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है, उसके अंतर्गत राज्य कार्यपालिका शक्ति के बारे में उसमें बताया गया है। केंद्र में जिस तरीके से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह से राज्यों में राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और शासन का प्रमुख जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताना है। देखिए, यहाँ पे जिस ऑप्शन के अनुसार दिख रहा है कि ये ईयर पूछा हुआ है, यानी कि किस साल में एक निर्णय पारित किया था जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। ये हाल फिलहाल का ही मामला है, ये चूँकि एक तरीके से करंट अफेयर का ये मुद्दा है, यानी कि करंट का मामला है। हालांकि ये अभी जो वर्तमान हमारी जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के सरकार में ये फैसला हुआ था, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक निर्णय पारित किया था जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया था, और ऐसा करने को यानी कि इस प्रक्रिया को उसने निरस्त कर दिया था। 3 तलाक को यानी कि तलाक ए बिद्दत कहा जाता है, और इसे इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी कहते हैं।
3 तलाक पीड़ित महिला सायरा बानो ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। 5 जजों की पीठ ने 2 के मुकाबले 3 मतों से यह फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 21 का उल्लंघन बताया था, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब है 2017 में यह फैसला आया था। मुस्लिम महिला जो विवाह अधिनियम 2019 के द्वारा 3 तलाक को अपराध घोषित करते हुए पति को 3 साल तक की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान भी उसमें दिया गया है। इस तरीके से ये बहुत अच्छी एक जानकारी है और चूँकि ये करंट का मामला है, 2017 में हुआ था। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये 120वां प्रश्न होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि ऑन लिबर्टी निम्न में से किसकी रचना है। ऑन लिबर्टी एक पुस्तक का नाम है और ये 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। और इस तरीके से इसमें सही ऑप्शन इसका ए है, जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। यानी कि इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से अंतिम अनुच्छेद की संख्या कितनी दी गई है। मूल रूप से अंतिम अनुच्छेद, तो अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में जो आया था कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, तो जाहिर सी बात है कि जो अंतिम अनुच्छेद होगा यानी कि 395 ही होगा। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही है। और मूल रूप से संविधान के प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 22 अनुभाग और 8 अनुसूचियाँ बताई गई थी। और उसमें हमने बताया कि वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और आप ये भी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को, अगर इसके संबंध में कुछ और बातें हैं तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान मतलब ये संविधान हमारा तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी और 1950 को इसे लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन से हमारा देश जो है कि वो गणतंत्र हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद अगर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष अगर देखा जाए कौन थे, तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, यानी कि वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो है कि संविधान सभा में उनको निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये तीनों के विषय में आप जान सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। तो ये BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी जो है इसमें सही जवाब है। और इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। पहला जो लोकसभा के अध्यक्ष थे कौन थे, यानी कि GB मावलंकर थे। इनका पूरा नाम जो था यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर था। और भारत का प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो हैं वो अनंत संयम आयंगर थे। और इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन सी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक इसमें बताना है कि कौन है। और सही जवाब है प्लेटो जो है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। प्लेटो ग्रीस के महान प्राचीन दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। और प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। इस तरीके से ये जो पुस्तक है यानी कि द रिपब्लिक पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच संवाद से प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसमें ऑप्शन ए में है, यानी कि प्लेटो की रचना है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। भारत में बजट राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले भारत में 18 फरवरी 1860 को बजट को प्रस्तुत किया गया था। और 2017 में रेल बजट को साधारण बजट के साथ पेश किया गया था। यह भी पहली बार हुआ था कि
इसके पहले जो है कि रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था, लेकिन 2017 में ऐसा हुआ कि बजट जो है रेल बजट और साधारण बजट को एक साथ ही मिला करके उसको पेश किया गया था। रेल बजट अंतिम बार जो पेश हुआ था यानी कि 25 फरवरी 2016 को अलग से सदन में पेश किया गया था इसके पहले, और 2017 के बाद से उसको साथ में ही उसको पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की ये किस प्रकार की संरचना का प्रावधान किया गया है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में किस प्रकार की शासन का प्रावधान है। और इसका सही जवाब है कि इसमें संघीय जो फेडरल जो हमारा है यानी कि जो स्ट्रक्चर है, संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में। तो भारतीय संविधान में के एक में यानी कि राज्यों का संघ शब्द का उल्लेख किया गया है इसमें, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में। और भारत का जो संविधान है साधारण स्थिति में संघात्मक और विशेष परिस्थितियों में एकात्मक बन जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है, यानी कि संघीय फेडरल व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्शल योजना के संबंध में क्या सही है। मार्शल योजना ये जो है हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मार्शल योजना ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई थी और ये योजना शुरू की गई थी अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे जॉर्ज मार्शल, उनके नाम पे ये योजना शुरू की गई थी और उस समय राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। और ये मार्शल योजना लागू करने का मुख्य वजह क्या था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से चरमरा गई थी। और क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय हमारा जो पूरा विश्व था वो दो खेमों में बंट गया था, दो महाशक्तियों में बंट गया था, एक तरफ से रूस और एक तरफ सोवियत ये अमेरिका था। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था और उसके बाद से उसकी स्थिति खराब हो गई और यूरोपीय देशों की स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही थी। और एक तरफ सोवियत संघ रूस जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था वो इस चीज़ से यानी कि इस मंदी से उस पर कोई असर नहीं पड़ा और वो लगातार अपने विस्तार को बढ़ाते जा रहा था। तो यूरोपीय कंट्री को इस बात का भय सताने लगा कि इस तरीके से यूरोप का जो प्रसार है वो तेज़ी से बढ़ जाएगा और इसलिए ये योजना लाई गई थी। इसमें 1948 में मार्शल योजना अप्रैल 1948 में शुरू होकर के 4 वर्षों तक चली थी और इस अवधि के दौरान यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन में शामिल हुए और यानी कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन में शामिल हुए यूरोपीय देशों की आर्थिक पुनर्स्थापना में मदद किया गया और उसके लिए 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक सहायता के रूप में दी गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है, इसके विषय में भी जानकारी चाहिए क्योंकि इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी मार्शल योजना से संबंधित एक प्रश्न दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका की एक सहायता करने की एक स्कीम था जो मार्शल योजना के नाम से कहलाया, उसको जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं कौन, ये बताना है। और जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 233 से 237 है वो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख उसमें करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं वो जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है, ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस तरीके से भारतीय संविधान के जो भाग 9 है उसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के और 243 अणा तक जो है उसमें पंचायती राज से संबंधित हैं। और आप ये भी जानते हैं कि भारत में जो पंचायतों का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है और पंचायती राज का मूल इकाई ग्राम सभा है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज के अंतर्गत जो है 29 विषयों को शामिल किया गया था उसमें। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि इसके बाद के प्रश्नों को देख सकते हैं हम कि यहाँ से इसके आगे के प्रश्न आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था। ये काफ़ी आसान से प्रश्न है, इसको हम तेज़ी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि 2 वर्ष 18 महीना और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो इसके पहले इससे संबंधित बातों को बतला दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं इसको। और इसमें कुल
इस संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और ये भी हमने बताया था कि संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था उस समय। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न हम देख सकते हैं। इसमें ये इसका तो प्रश्न ये इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉर्ज ऑरवेल ने कौन सी किताब लिखी है, ये अगला प्रश्न है। और सही जवाब है कि उनकी पुस्तक का नाम जो है एनिमल फॉर्म जो है उन्होंने पुस्तक लिखी है। और प्लेटो द्वारा इसके पहले द रिपब्लिक लिखा गया था जो अभी यहाँ पे है, और ये इसका सही जवाब है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसों के द्वारा लिखा गया है ये। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि राजव्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि राजव्यवस्था पर सभी भारतीय जो लेखक हैं उसमें से जो हॉब्स के सबसे निकट अगर कोई है तो कौटिल्य को माना जाता है। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कौटिल्य। और आप जानते हैं कि ये इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के ये मंत्री थे। और इसके बाद के प्रश्न है कि यहाँ से कि किसने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया था, ये अगला प्रश्न है। और ये बताना है इसमें कि किसने ऐसा किया था। तो कौटिल्य जो है यानी कि उन्होंने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया था। कौटिल्य अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री भी थे। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की थी जिसमें राजनीतिक सिद्धांत का विस्तार से उस पर चर्चा किया गया है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि अरस्तु के गुरु कौन थे। काफ़ी आसान सा प्रश्न और सही जवाब है। इसके पहले भी आप इसको जरूर जानते होंगे, यानी कि सुकरात इसका सही जवाब है। यानी कि अरस्तु के गुरु सुकरात थे और सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। प्लेटो के शिष्य अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ग्रीक के गुरु शिष्य परंपरा के उत्कृष्ट उदाहरण है एक तरीके से। और सुकरात ने नैतिकता पर बल दिया था। तो इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि संप्रभु राष्ट्र राज व्यवस्था क्या है। संप्रभु, क्योंकि ये संप्रभुता जो एक शब्द है, संप्रभु राष्ट्र राज व्यवस्था एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य जो होता है वो सर्वोच्च प्राधिकरण होता है उसमें, और उसका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण होता है। संप्रभु का जो अर्थ होता है कि राज्य सत्ता का सर्वोच्चता से है, यानी कि अगर किस राज्य में अगर हम संप्रभुता की बात करते हैं तो ये इसका मतलब है कि उस राज्य सत्ता का उसके सर्वोच्च शिखर की बात हो रही है। और जो अपने अधिकार क्षेत्र में थल, नौ और जल में बिना बाह्य और आंतरिक किसी प्रभाव में कार्य करने में सक्षम होता है। यानी कि संप्रभुता एक प्रणाली है जिसके माध्यम से कोई राज्य जो है कि अपने बाहरी सभी फैसले लेते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक अपने शासन का संचालन करते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न है कि इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है। एक बार फिर से इसको देखिए कि इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार देता है या अधिकार है ऐसा। तो इसमें देखिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब है कि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए कोई भी इसमें से उपयुक्त में से नहीं है। यानी कि प्रत्येक जो इसमें जो थीम दिया गया है तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रभुता शब्द यह सूचित करता है कि प्रत्येक राष्ट्र जो है राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। तो इस तरीके से संप्रभुता इसमें नहीं है। तो इस तरीके से